Hello everyone, welcome to Salkari. Today we are taking up the newspaper of 1st of August, starting with the first article. Fiscal deficit at modest 8.1% of annual target. तो ओवरऑल अगर इसमें देखा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट हैज फेल टू 2.3 ट्रिलियन में 2.5 लाख करोड़ इन दिस मंथ whereas the net tax revenue it has it has rose by 26.8% in this year. Non-tax revenue has surged by 80.7%. Even dividend has also been increased by the RBI. जो टारगेट था 4.9% जीडीपी फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब हम लोग अचीव कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट 4.9%. ये सिर्फ Q1 का फिगर है ना 8.1%। वो तो हम ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर का टारगेट लेके चलते हैं जो अभी है हमारा 4.9% फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर 25। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 20 मंथ लो ऑफ 4% इन जून. सिर्फ जून का इसमें. तो कोर सेक्टर में कौन सा आता है? तो 8 इंडस्ट्रीज. तो कोर एरियाज में पेट्रोलियम, क्रूड, इलेक्ट्रिसिटी होंगे, कोल होंगे, उसके बाद फिर माइनिंग इसमें रहने वाले हैं, और भी जो कोर एरिया होगा, स्टील प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर. रशिया और इंपोर्ट फॉल 6.5% ऑन मंथ इन जुलाई. तो इफ वी आर लुकिंग एट द डेटा, तो पहले सऊदी अरेबिया इराक फर्स्ट पे होते थे, धीरे धीरे रशिया फर्स्ट पे आ चुके हैं, वेर इंडिया इज इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया. टोटल इंपोर्ट 40% गिर चुका है फ्रॉम 42% रशिया से. इराक का अगर देखा जाता है तो 13.5% फ्रॉम 17.5%. तो हम लोग ओवरऑल बैलेंस करते हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हर एक कंट्री के बीच में, ओपेक, ओपेक प्लस, इवन नॉन ओपेक. और टॉप 5 जो हमारे इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं जहां से हम करते हैं सीक्वेंस, तो वो दे रखा है नीचे: रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और उसके बाद लास्ट में यूएस। यूएस. 100 मिलीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर, रेड वार्निंग इशूड इन दिल्ली. तो दिल्ली में 100 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा होता है अगर 1 आवर के अंदर में हो रहा है तो द नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन also included Delhi in its list of area of concern. तो नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस, इनका रोल होता है कहीं पर भी अगर ऐसा हो तो आप फ्लैश कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं क्या करना चाहिए. तो हम लोग हमेशा जब बारिश मानसून का बात करते हैं तो सिर्फ मानसून में रेनफॉल नहीं है, इसमें फ्लैश रेनफॉल भी है, फ्लैश फ्लड भी है. जो अभी 2 घटना घटा फॉर एग्जाम्पल इन वायनाड एंड एज वेल एज इन उत्तराखंड, और दिल्ली में भी 1 घंटे के अंदर इतने बारिश हुई. तो उसके हिसाब से क्या मिटिगेशन हो सकता है ओवरऑल. जो अगर पूरा वाइडर एस्पेक्ट देखा जाए तो एक तरह क्लाइमेट चेंज वाला इशू आता है, इराटिक रेनफॉल है, उसको मिटिगेट करना चाहिए. लेकिन माइक्रो एरिया में अगर देखा जाए तो फ्लैश फ्लड और रेनफॉल कम हो सकता है जब हम लोग ड्रेनेज से फोकस करेंगे. उसके अलावा और कर नहीं सकते क्योंकि इट विल अमाउंट टू अर्बन फ्लडिंग, और फिर समय लगता है ऐसे देखा जाता है. ड्रेनेज नीड्स टू बी डीसिल्टेड, वाइडेन और डीकंजेस्टेड. गवर्नमेंट ने बोला कि
critical minerals will be auctioned. 30 mineral they are on the critical list और 24 जो मिनरल है इंडिया हैज आइडेंटिफाई फॉर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन. कहाँ का क्रिटिकल मिनरल यूज होगा? तो व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल? तो जो मिनरल का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि if India is not able to procure it, then it will impact the overall strategic as well as economic growth of India. That is why it is considered critical mineral. इसमें कॉपर भी आते हैं. हर एक स्पेशलाइज्ड और स्ट्रेटेजिक एरिया में यूज होता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, रिन्यूएबल्स ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा. तो इंडिया टारगेट है कि लॉन्ग टर्म में नेट जीरो अचीव कर सके. तभी पॉसिबल है जब क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर बने और इसको इंपोर्ट भी करे, डाइवर्सिफाई भी करे इंपोर्ट में, क्योंकि इंपोर्ट बिल 7.2 बिलियन था रिगार्डिंग द क्रिटिकल बैटरी मिनरल. तो पॉलिसी है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019. इसमें बात हुआ कि इंडिया को कैसे ट्रेड डिफिसिट है और इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं. तो सेंटर ने बोला कि इसको ऑक्शन कर सकते हैं रिगार्डिंग 24 क्रिटिकल मिनरल. तो 14 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल हैव बीन ऑक्शनड. फॉर एग्जांपल कर्नाटका में गोल्ड, कॉपर, लिथियम, राजस्थान में रेयर अर्थ, पोटैश. फर्दर जो ये तो इंडिया के अंदर हो गया, लेकिन बाकी कंट्रीज में चिली, ऑस्ट्रेलिया, सब नाम इंपॉर्टेंट है. जैम्बिया, कोंगो, घाना, इसमें खनिज विदेश इंडिया, जॉइंट वेंचर ऑफ नाल्को, हर कोई बाहर में जाकर के एक्सप्लोर कर. फर्दर बजट है ऑल्सो रिड्यूस्ड, एग्जेम्प्ट कर दे कस्टम ड्यूटी ऑन क्रिटिकल मिनरल इंक्लूडिंग लिथियम. इतने सारे मेजर लेने के बावजूद भी ऑक्शन भी किया गया. फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम. सेकेंड ट्रांस पर फोकस किया गया, लेकिन देयर हैज बीन वीक रिस्पॉन्स. The mining giant of the country have kept away from these auctions. सब लेसर नोन नेम्स है. सागर स्टोन, कुंडन गोल्ड माइन, अग्रासेन स्पॉन्ज, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं माइनिंग में. लेकिन जो बिग माइनिंग कंपनीज है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. ये दिखाता है कि उनका एक, उनको लगता हो कि कुछ लॉन्ग टर्म इशू हो सकता है, नेशनलाइज किया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है. तो पहली बात है कि इट रिक्वायर एटलीस्ट 4.5 years कमर्शियल विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया गया ऑन द साइज ऑफ लिथियम ब्लॉक इन जम्मू कश्मीर. While technology for extracting lithium from hard rock brines deposit has matured, extracting lithium from clay deposit remain untested globally. तो जो इंफीरियर ग्रेड है, तो चांसेस क्या है, क्यों वो इसमें बोल सकते हैं कि वीक रिस्पॉन्स है. पहला बात है कि हो सकता है जितने मिनरल होंगे उतना से कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो सकता है. पॉलिसीज विथ रिगार्डिंग टू द क्रिटिकल मिनरल वो चेंज हो सकता है गवर्नमेंट का, क्योंकि इट इज़ ए वेरी स्ट्रैटेजिक, इट इज़ ए वेरी क्रूशियल, क्रिटिकल नाम में ही है. तो इसके लिए कुछ कंपनीज को हमेशा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे, नेशनलाइज कर दे. दूसरा कि जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम फ्रॉम द क्ले, इट इज अनटेस्टेड. तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी चैलेंजेस है. प्लस गवर्नमेंट जो मैपिंग किए थे लिथियम ब्लॉक जम्मू कश्मीर में, उसको भी एक पूरे तरीके से पता नहीं कि इसमें कितने क्रिटिकल मिनरल है, तो लिमिटेड मैपिंग कर पाए थे. दैट इज वाई बिग जो माइनिंग इंडस्ट्री है दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड. तो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट के तरफ से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
PLI स्कीम जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब में तो इसमें भी ला सकते हैं। इंसेंटिव दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, वैसे ही इंडिया में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग में फोकस कर सकते हैं। इसमें जो इंडिया में लीडिंग इंस्टीट्यूट हो गए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जोड़ सकते हैं कि आप माइनिंग और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। India is talking about internationalization of rupees, but road is long. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रुपये को हार्ड करेंसी बनाने के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबल बनाने के लिए सेवरल फैक्टर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कैसा है, फिस्कल डेफिसिट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है कि नहीं, कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट है कि नहीं। तो rupee has been relatively stable compared to other currencies. In 2024 where do we stand? तो कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं? इंडिया हैज मेड फर्स्ट रुपी पेमेंट फॉर क्रूड ऑयल परचेज UAE, तो इसको एक बार लिख लेना। फिर इंडिया एंड बायलैटरल बात करते हैं विद रिगार्ड टू बांग्लादेश। RBI की पैनल है दैट इज टॉकिंग अबाउट रुपी इंटरनेशनलाइजेशन। वॉस्त्रो अकाउंट खोला गया है ताकि वो वॉस्त्रो मतलब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर में इन रुपी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सेटल करने के लिए RBI सेटल द मैकेनिज्म। फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपी ट्रेड करने के लिए गिफ्ट सिटी में RBI ने डायरेक्शन दिया। तो लेकिन क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कन्वर्टेबिलिटी पर। इंडिया देख चुका है एशियन क्राइसिस और वाकई क्राइसिस, इसमें पूरा जो कैपिटल कन्वर्टेड किया गया था, तो कैसे ड्यूरिंग स्मॉल इशू या फिर ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी जो बिग कंट्रीज होते हैं उनके जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं दे पुल आउट देयर मनी, तो उसी कारण क्रैश हो जाता है। इस लॉन्ग टर्म के लिए वो पूरा कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी होना बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंडिया में कुछ कुछ जो सेक्टर है इट इज़ वेरी सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस हो गए, स्पेस हो गए, MSME हो गए, तो इसलिए तो पहला काम कर सकते हैं कि हम लोग बायलैटरल ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रुपीज के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया, वोस्टर अकाउंट खोल सकते हैं हर एक के साथ, FTA और बायलैटरल ट्रेड, रुपी रूबल, रुपी येन, ऐसे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद फिर लोन दे सकते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड लोन, मसाला बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और अगर और हम लोग अभी हाल फिलहाल में गोल्डमैन सैक्स वाले इंडेक्स में भी हम लोग इंटर किए, तो उससे फायदा होगा इंडिया को लॉन्ग टर्म में रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो होप कैसे, जो लॉन्गर टर्म में जो US के जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है वो घटा है ओवर द ईयर्स, और स्विफ्ट के कारण द कंट्री लाइक चाइना एंड रशिया दे आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव, तो इसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स नहीं था, JP मॉर्गन ग्लोबल सर्विसेज बॉन्ड।
चाइना पुश टू इंटरनेशनल युवा स्टार्ट इन 2000, लेकिन 16 साल बाद हुआ। तो इंडिया का अभी हुआ है तो वो 2030 30 40 तक हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पहले तो नेबरहुड में आप स्टार्ट करें ग्लोबल ट्रेड, फिर बाद में फोकस करेंगे। और आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने अलग अलग एस्पेक्ट में बात किया। नॉन रेसिडेंट के हिसाब से उनको अलाउ करेंगे फाइनेंस से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। जो स्मॉल कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है वो आईएनआर को एज अ व्हीकल करेंसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यूपीआई प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक चीज में। ड्रिफ्ट सिटी में आरबीआई ने बोला कि कैसे हम लोग फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं वहां पे। सेटलमेंट आईएनआर थ्रू सेटलमेंट ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन फॉर नॉन रेसिडेंट, इट इज अंडर रिव्यू बाय गवर्नमेंट। रुपी अकाउंट खोल सकते हैं आउटसाइड इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, एफपीआई आ जाए स्पेशल वॉस्टर अकाउंट में। फिर इंडिया बात क्या कि एशियन करेंसी यूनियन पहले स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल नेबरहुड पहले स्टार्ट करे, फिर एशियन करेंसी यूनियन कंट्रीज वहां पर स्टार्ट करे, तभी जाके हम लोग इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। मैसेजिंग सिस्टम फोकस करें, ग्लोबल मैसेजिंग ऐसे स्विफ्ट हो गया वैसे ही स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम फोकस करें, तभी जाके हम लोग कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल फोन पे और जो यू गूगल पे है, इसमें बात हो रहा है सिंगापुर के साथ उसमें। तो ये सब एस्पेक्ट आरबीआई ने बोला अंडर द जो हमने बात किए पैनल जो स्टैब्लिश किया गया था फॉर इंटरनेशनल रुपीस। कॉल रेट इन इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट, तभी जाकर देखा है कि वो इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा, टावर्स बढ़ा। लेकिन इसमें चैलेंजेस उठते हैं कि कॉल रेट कम है, लेकिन इंटरनेट रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऑलरेडी 1 GB कम है, लेकिन तभी अकॉर्डिंग टू द पीपीपी रेशियो वो बढ़ते जा रहे हैं बाय द डुओपोली ऑफ एयरटेल एंड जियो। zombies in our gene help us evolve and could help fight cancer। एक यूनिक एग्जाम होता है, मोस्ट वायरसेस कांट रियली अफेक्ट द जीनोम। रेट्रोवायरस डी और एक और डीएनए वायरस, रेट्रोवायरस में आरएनए होते हैं और डीएनए वायरस में डीएनए हो गए। तो मोस्ट वायरसेस कैन कांट अफेक्ट जीनोम, or retrovirus a group of viruses that integrate and reshape the genome of host. They have the RNA. True, they can reverse transcript into a DNA, thus inverse it into the human genome.
ERV है क्या इसमें? सिग्निफिकेंस ऑफ ERV। ERVs हैं endogenous retroviruses. तो उसको कैसे रोल प्ले कर सकता है? इन्वॉल्व इन सेल टाइप डिफरेंशिएशन, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट फ्रॉम टोटीपोटेंट टू प्लूरीपोटेंसी। टोटली पोटेंट मतलब द एबिलिटी टू बिकम एनी सेल। एम्ब्रो के अंदर में जाइगोट और टोटली पोटेंट हो गया। प्लूरीपोटेंट मतलब कि जो एक सेल है वो मल्टीपल सेल बन सकता है, जैसे प्लूरी नाम है। तो ERV रोल प्ले कर सकता है रिगार्डिंग ह्यूमन बायोलॉजी, थेरेपीज, पर्सनल मेडिसिन, enhance अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ इन इवोल्यूशन। क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पर, सीन रिवर जो पेरिस स्पेंड 1.4 बिलियन यूरो टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ सीन रिवर, लेकिन तब भी रेन वाटर और वेस्ट वाटर इट हैड इट डिड इट उसको कैप्चर नहीं कर पाया। इनोवेट करना बहुत मुश्किल हुआ। और ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ सीन रिवर के ऊपर, और उसमें भी अलग अलग डिजीजेस और बैक्टीरिया पाया गया। और अभी क्रिटिसाइज हो रहा है पेरिस को कि आपने जो ग्लोबल ओलंपिक विलेज भी कंडक्ट करा है उसमें क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। तो ये क्वेश्चन उठता है सस्टेनेबल मटेरियल यूज करने का, कि कार्डबोर्ड के बेड है, प्लास्टिक उसमें नहीं है, टॉयलेट जो है वो बाहर में है, और ऊपर से वो भी कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। तो जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, ओलंपिक्स जो प्लेयर्स है, वो फोर्स हो जा रहे हैं, वो जाके होटल में रह रहे हैं, उससे होटल के दाम बढ़ जा रहा है और फिर दिक्कत हो रहा है बाकी सब जिनके जो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो घूम फिर के क्वेश्चन ये उठता है कि ओलंपिक करवाना बहुत चैलेंज है। ऐसा कर सकते हैं कि रादर दैन फोकसिंग ओलंपिक कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक, एक ओलंपिक सिटी बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डावोस स्विट्जरलैंड में होता है, वैसे ही हो सकता है कि ओलंपिक एक ही जगह में करना चाहिए हर साल, क्योंकि हर साल $10 बिलियन हर कंट्री खर्च करता है। पोस्ट ओलंपिक केयर नहीं, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो वो घोस्ट विलेज बन जाता है, घोस्ट टाउन बन जाता है। रशिया का भी वही हाल हुआ, ब्राजील का भी वही हाल हुआ, चाइना का भी वही हाल हुआ, सभी का। इसलिए पेरिस ने बोला कि उसने डिफरेंट स्टैंड लिया है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। स्टेट है उत्तराखंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इट इज इन द हाईएस्ट टॉप में। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट पे बात किया गया। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड हैड एस्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स। हमेशा में GDP बात करते हैं, उत्तराखंड बात किया ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कैसे GDP को कनेक्ट करेंगे इकोलॉजी से, इकोलॉजी को कनेक्ट करेंगे इकोनॉमी से। रीवाइटलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, उससे क्या होगा, हर एक स्टेट चाहे कि वो GEP में आगे। क्वालिटी ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, इसे फोकस किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइड क्राफ्ट गेट रिकॉग्निशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में। कॉमन फैसिलिटेटरी सेंटर है जहां पर 90% ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। मार्केटिंग डेवलपमेंट का फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग में फोकस किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है आर्टिशन को।
उससे रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ताकि माइग्रेशन कम हो सके। फिर आयुष पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ग्लोबल मेडिकल प्रोसीजर स्टैंडर्ड, मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो इम्पोर्टेंट हब बन सकता है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल अर्बन कम्युनिटीज, क्योंकि डिजास्टर वहां बहुत ज्यादा है, तो रिड्यूस कर सकता है। सीडीआरए का रोल हो सकता है, इकोसिस्टम कंजर्विंग, रिवाइविंग ऑफ फॉरेस्ट, विल्डरनेस, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट टेक्निक और फार्मिंग टेक्निक जोड़ सकते हैं जो सस्टेनेबल रहे। प्रमोटिंग हेल्थ केयर वेलबींग, चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन। सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है उत्तराखंड के लिए? पहला बात है कि कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, उसी कारण जो फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड वो होता है, तो इट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। फिर से डैम टूट गया इन उत्तराखंड, हर बार ऐसे ही होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। तो एनर्जी हो नहीं सकता है, तो जियो थर्मल का बात कर सकते हैं, स्प्रिंग वाटर उस पर बात कर सकते हैं। और इंडिया चाइना to hold 30th round of border talk, both agreed to uphold peace and tranquility. Working mechanism for consultation coordination on India and China border affairs. They have discussed on forward-looking depth constructive approach regarding LAC. तो इसको बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच। स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करेंगे, लिविंग बिहाइंड ऑल द बिग एरियाज, बायलैटरल अग्रीमेंट, ट्रेड, इंडो पैसिफिक, वो सब बात नहीं करें, सिर्फ बॉर्डर बात कर रहे हैं। इंडिया बात करते ये सॉल्व करेंगे तभी फिर आगे बात होगा बाकी एस्पेक्ट पर। चाइना बोलता है कि वी नीड टू इंक्रीज बायलैटरल रिलेशनशिप में अदर एरियाज ऑल्सो। इंडिया बात बोलता है कि ये पहले करना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर कैन सेव लाइफ। आईसीएमआर बात करते हैं कि पहले से अगर ट्रीट करेंगे तब लॉन्ग टर्म में जो मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है वो कम हो सकता है। लंग कैंसर क्यों होता है? पार्टिकुलर मैटर 10 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड, टोबैको के कारण, एस्बेस्टस, हेरेडिटरी कारण भी होता है। 40% लंग कैंसर नॉन स्मोकर भी है, तो ये दिखाते हैं पॉल्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है। सिस्टमैटिक लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो अगर हम लोग फोकस इसमें करेंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे तभी ले पाते जब 2.2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, और लो डोज ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन है गेम चेंजर हो सकते हैं। 5 टाइम लेस रेडिएशन यूज होता है दैन कन्वेंशनल सीटी स्कैन, और इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सीटी स्कैन अलग हो गया, सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होता है, एमआरआई में एक्सरे यूज नहीं होता, इसलिए सीटी स्कैन को बोलते हैं कि आप साल भर में सिर्फ 2 या 3 बार कराना चाहिए, ज्यादा नहीं कराना चाहिए। तो एल टी सी टी वो 5 टाइम्स लेस रेडिएशन यूज होता है, इसको यूज कर सकते हैं पीरियोडिकली फॉर सर्टेन ग्रुप्स। उससे मोर्टालिटी कम हो सकता है, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी कम है, सेफ्टी भी जरूरी कम है इसमें। डिस्कार्डिंग द इंडक्शन फॉर एलटीसीजी,
इंडेक्सेशन हटाना चाहे LTCG में हैज नॉट ड्रॉन मच इंथुजियाज्म। यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, जो इसमें बात हुआ, हाँ, एक इसमें बोल सकते हैं 2001 में अगर फॉर एग्जांपल 1997 में खरीदाया कोई भी खरीदते हैं रियल एस्टेट में, तो 2001 ही तक जो भी कॉस्ट होगा इसको इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद से जितना राइज हुआ 1 से लेकर के 24 के बीच में, कितना भी बढ़ गया कॉस्ट, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो हो गया LTCG अभी के हिसाब से। पहले क्या, अभी के हिसाब से पहले क्या था कि आप सिर्फ 2001 ही तक आपका जो राइज होगा उसी पर ही पे करना पड़ेगा, उसके बाद पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक ये एक के बाद भी जितना राइज हो रहा है उस पर ही पे करना पड़ेगा जो सेलर को। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं ना कि ओल्ड रिजीम में अगर ज्यादा टैक्सेशन अमाउंट आ रहा है कि अब न्यू रिजीम में आएगा, तो अब कोई वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। इट हाँ, वो विल तो डिपेंड मूविंग है, अपॉन डिपेंड केस टू अपॉन केस कितना, हाँ, बेसिस वो परसेंटेज। डिपेंड कर रहा है। हम्म। क्योंकि पहले 20% टैक्सेशन था, बट जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स थे उसका ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था। तो 20% कम था कंपेयर टू टुडेज 12.5%, बिकॉज इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटा दिए। हम्म। केन्या में वॉलेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल बेस्ड इंक्लूड किया है 16%, 25% एक्साइज ड्यूटी ऑन कुकिंग ऑयल, 2.5% टैक्स ऑन व्हीकल, 16% टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सब जगह। इसमें IMF ने एक कंडीशन इम्पोज करी है कि अगर आपको अगेन फाइनेंशियल एड चाहिए तो आपको जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं कंट्री में उनके ऊपर टैक्सेशन इम्पोज करना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और $2.7 बिलियन स्टेट का ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट इन टैक्सेस टू पे ऑफ $80 बिलियन GDP, जो केन्या का 68% है। तो ये दिखाता है कि कैसे वर्ल्ड बैंक और बिग कंट्रीज होता है वो कैसे इन्फोर्स करते हैं अपना डिसीजन। एंड इवन एक कंट्री का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टैक्स प्रूडेंस और फिस्कल प्रूडेंस मेजर में चले, rather than focusing on subsidy and high expenditure in the revenue. जब WHO का बात करते हैं तो वो जेनेवा में है और एक UN के स्पेशलाइज एजेंसी में आते हैं। उन पर एक क्वेश्चन उठा था कि WHO में पावर ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है। IHS रूल है, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड रूल, IHR रूल, रेगुलेशन 2005। उसने बोला है जो पैंडेमिक आएगा बाद में कैसे हम डील करें, रिकमेंडेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको हम लोग हर एस्पेक्ट में काम करेंगे। लेकिन जब असली में जब आया, इवन स्वाइन फ्लू, MERS, कोविड, तब WHO का जो वीक स्टैंड दिखा। चाइना को क्रिटिसाइज किया गया, चाइना के ऊपर एक्शन नहीं ले पाया WHO, तो उसमें बायसनेस और एक WHO का वो जो स्टैंडर्ड है उस पर क्वेश्चन उठा। दूसरा कि WHO ऑलरेडी उनके पास पेमेंट और दे आर डिपेंडेंट ऑन डोनर्स फॉर द रनिंग ऑफ द स्टाफ। क्वेश्चन उठता है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट, वैक्सीनेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वेरी इक्विटेबल मैनर, और वैक्सीनेशन होर्डिंग के अगेंस्ट में वो कुछ काम नहीं कर पाए WHO। फिर हर एक कंट्री को डायरेक्शन दे नहीं पाए, तो वापस से फिर देयर हैज बीन इंक्रीज नेगोशिएशन विद द कंट्री कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में पैंडेमिक जैसे एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें पैंडेमिक ट्रीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ जिसमें बात किया गया ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम। पैंडेमिक ट्रीटी अगर आएगा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोल्यूशन रहेगा, डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और इवन इन्फोर्स करने का पावर भी हो सकता है उनके पास। ट्रिप्स के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जेनेरिक मेडिसिन पर बात कर सकते हैं इस पर कि ड्यूरिंग द क्राइसिस जेनेरिक मेडिसिन को बना सकते हैं। वन हेल्थ अप्रोच पे फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। एसेट एंड बेनिफिट शेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायग्नोस्टिक, पहले से आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जोन है, वैक्सीन है,
कौन से कंट्री के पास कितने स्टॉक अवेलेबल है वैक्सीन के, इवन तो उससे आसानी हो। Kerala must restore, we can take up in the next.